अब सब बच्चे ध्यान सुनो, पिछले टर्न पे अपन स्ट्रेट लाइन के अंदर एंगल बाइसेक्टर तक पहुंच गए थे और उसके अंदर मैंने रिजल्ट 14 आपको बता दिया था। रिजल्ट 14 में मैंने आपको बताया था हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। आइए उसी का एक क्वेश्चन और करवाता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आईआईटी में नहीं आया था, क्योंकि ये बहुत आईआईटी में नहीं आता है। हाँ, क्वेश्चन कहता है फाइंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बिटवीन x plus 2y minus 3 equal to 0 and 3x plus y minus 5 equal to 0। ओके, अब सुनिए, दो लाइंस गिवन हैं और इन दो लाइंस के बीच में हमको पता लगाना है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। मेथड सेट है, सेट, दिमाग नहीं लगाएंगे। चलिए सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव करिए, तो इसके कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव करने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें, इसके भी कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव करने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें। पिछले टर्न पर भी मैंने बोला था कि नीले कलर का इस्तेमाल सिर्फ मैं आपके बैच में करता हूं। अब कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव हो जाने के बाद पुरानी लाइंस का कोई काम नहीं है। मैं जानबूझ के इनको काट के बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि पुरानी लाइंस का कोई यूज नहीं है। अब सुनेंगे ध्यान से। अब नई लाइंस में हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? a1 a2 प्लस b1 b2, तो 3 पॉजिटिव आ गया। a1 a2 प्लस b1 b2 का जो साइन आता है वह साइन लेने से बड़े एंगल ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर मिलता है। यहां a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव आया है, यानी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कैसे मिलेगा? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा नेगेटिव साइन लेने से। तो आइए नेगेटिव ले लें, ये लिखिए माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 3 रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज माइनस टाइम्स माइनस 3x माइनस y प्लस 5 अपॉन रूट ऑफ 3 स्क्वायर। ये लीजिए, ये मिल गया आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। बहुत इजी है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का पता लगाना। कॉपी कर लीजिए, बिल्कुल ध्यान से सुने, एक बार फिर समझा देता हूं। हम पता लगाना चाहते हैं एंगल बाइसेक्टर और एंगल कंटेनिंग ओरिजिन या एंगल बाइसेक्टर और एंगल नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। फिर मैं आपके डाउट लूंगा, रुको 2 मिनट बोलो। ये दो लाइंस गिवन है, आप कोई भी दो लाइन खींचें, कोऑर्डिनेट सिस्टम पर कोई भी दो लाइन खींचें तो आपको एक ऐसा एंगल मिलेगा जिस एंगल में ओरिजिन है, और ये वो एंगल है जिसमें ओरिजिन नहीं है। तो हम जानना चाहते हैं उस एंगल का बाइसेक्टर जिसमें ओरिजिन है या उस एंगल का एंगल बाइसेक्टर जिसमें ओरिजिन नहीं है, हम ये पता लगाना चाहते हैं। मेथड बहुत सिंपल है, मेथड बिल्कुल सटीक है, करना कुछ नहीं है। दोनों कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बना दीजिए। जब आप दोनों कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बना देंगे तो और कुछ नहीं करना। दोनों कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बना देने के बाद प्लस साइन लेने से उस एंगल का एंगल बाइसेक्टर मिलता है जिसमें ओरिजिन है, और माइनस साइन लेने से उस एंगल का एंगल बाइसेक्टर मिलता है जिसमें ओरिजिन नहीं है। मेथड सेट। अब बोर्ड पर देखें एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन कहता है फाइंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। उस एंगल का एंगल बाइसेक्टर निकालिए जिसमें ओरिजिन है। फॉर लाइंस x माइनस 2y माइनस 3 x प्लस वाई प्लस 4। मेथड सेट है। इसमें पहले कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव बनाइए, माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 3। इसका कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है, बस। फिर से दोहराऊंगा, नीले कलर का इस्तेमाल केवल आपके बैच में। एक बार आपने कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव बना लिया तो पुरानी लाइनों का यूज मत करिए। अब इसमें कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव बनाने के बाद ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, प्लस साइन लेने से आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर सीधे आपका आंसर आ जाएगा। हमें उस एंगल का एंगल बाइसेक्टर चाहिए जिसमें ओरिजिन है। मेथड सेट है,
बुद्धि का इस्तेमाल पूर्णतः वर्जित कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। प्लस टाइम्स x प्लस वाई प्लस 4 अपॉन रूट ऑफ, ये लीजिए, यही है उस एंगल का एंगल बाइसेक्टर जिसमें ओरिजिन है। कॉपी करिए। इन वाला तो आ गया, लेकिन आपसे कोई ये पूछे यार उस एंगल का एंगल बाइसेक्टर निकालो जिसमें 1,2 है, या उस एंगल का एंगल बाइसेक्टर निकालो जिसमें 3,4 है, यानी अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग पॉइंट x1, y1, यानी ओरिजिन की थोड़ा आगे बढ़ के हम बात करने जा रहे हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, ये x एक्सिस है या y एक्सिस है, यहां कहीं कोई पॉइंट x1, y1 है। बोलने की जरूरत नहीं है, फिर भी बोल रहा हूं, अगर कोई भी लाइन x1, y1 से पास कर गई तो इस सवाल का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, यह सवाल मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि वो फिर लाइन पर लाई कर रहा है। मान लो दो लाइनें ऐसी हैं, ये वो एंगल है जिसमें x1, y1 लाई कर रहा है, तो मैं पता लगाना चाहता हूं उस एंगल का एंगल बाइसेक्टर जिसमें x1, y1 लाई करता है, तो ऑटोमेटिकली दूसरा बचा हुआ एंगल बाइसेक्टर उस एंगल का एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा जिसमें x1, y1 लाई नहीं करता। अब मेरी बात सुनी जाए। मान लो एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और मान लो दूसरी लाइन की इक्वेशन दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। पिछले दोनों बार एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल जब अपन ने निकाला या एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन निकाला, पिछली दोनों बार हमने कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाया, लेकिन इसके अंदर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कांस्टेंट टर्म दिए गए हैं पॉजिटिव नेगेटिव वैसे यूज करने हैं। एक बार फिर दोहरा देता हूं, पिछले दो जो रिजल्ट हैं उन दोनों रिजल्ट की प्राप्ति के लिए हमने कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाया था, लेकिन यहां सबसे अच्छी बात यही है कि इस केस में कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे कांस्टेंट टर्म गिवन हो आप वैसा यूज कर लीजिए। अब हमारी बात सुनी जाए, सुनो, इस पॉइंट को दोनों लाइनों के एक्सप्रेशन में रख दीजिए, रख दो, तो a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1 और a2x1 प्लस b2y1 प्लस c2 ये मिल जाएगा। या तो इन दोनों चीजों का सेम साइन होगा या इन दोनों चीजों का अपोजिट साइन होगा। अगर सेम साइन आता है तो प्लस गिव्स एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग x1, y1, और अगर अपोजिट साइन आता है तो माइनस गिव्स एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग x1, y1। बच्चे बोलते हैं कि क्या गुरुजी हम इस रिजल्ट को ओरिजिन के लिए यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ये जनरल रिजल्ट है, हर एक के लिए ट्रू है। आइए क्वेश्चन करके देखें, एक छोटा सा क्वेश्चन मिलजुल के करेंगे। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल containing 1, 2 for lines x plus y plus 2 equal to 0 and x plus 3y minus 4 equal to 0। बोर्ड पर देखिए, हमको उस एंगल का एंगल बाइसेक्टर निकालना है। इन दो रेखाओं के बीच में, इन दो लाइनों के बीच में, इन दो सरल रेखाओं के बीच में उस एंगल का एंगल बाइसेक्टर निकालना है जिसमें 1, 2 लाई कर रहा है। कोई घबराने या रोने की जरूरत नहीं है। 1, 2 लाई कर रहा है, बहुत खुशखबरी, बहुत बढ़िया। अब सुनिए ध्यान से, क्या करेंगे, करना कुछ भी नहीं है। ये लाइन है 1, 2 को
दोनों के एक्सप्रेशन में रख दो। इसमें रखो 1 + 2 + 2, इसमें रखो 1 + 3 × 2 माइनस। पॉजिटिव आए हैं यानी दोनों का सेम साइन आया है। सेम साइन आ गया, मजे आ गए। यानी अब मैं सीधे लिखूंगा एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग 1, 2। क्या निकल के आएगा? x + y + 2 अपॉन √1² प्लस x + 3y - 4 अपॉन √1² प्लस 3²। मिल गया उत्तर। एक दो बातें मैं खुद ही बोल देता हूं, अगर कोई भी लाइन x1 y1 से पास करेगी तो इस सवाल का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। ये कॉमन द सेंस से सोच लीजिए। दूसरा सवाल बच्चों के मन में आता है कि क्या गुरुजी इस रिजल्ट को ओरिजिन x1 y1 0,0 के लिए यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। फिर बच्चे पूछते हैं अगर ये जनरल रिजल्ट था तो रिजल्ट 15 पढ़ाया ही क्यों? क्योंकि पढ़ाना जरूरी होता है। कॉपी कर लीजिए। अब सुनेंगे मेरी बात को सब बच्चे और ज्यादा ध्यान से। यहां पर अब हम आ रहे हैं रिजल्ट 16 पर। 16वां रिजल्ट, 16वां और आखिरी रिजल्ट। दिस इज द लास्ट रिजल्ट इन द चैप्टर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये आखिरी रिजल्ट है। तो कुल मिला के स्ट्रेट लाइन, एक मिनट एक बार जरा अपन वो ओवरव्यू ले लेते हैं। स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि 6 बातें पढ़नी है। कितनी बातें पढ़नी है? 6 बातें। जब शुरू किया था स्ट्रेट लाइन का चैप्टर 6 बातें पढ़नी थी। आज इसकी चौथी बात खत्म होने जा रही है, बस 2 बातें और बची हैं। 6 बातें पढ़नी थी। पहली चीज पढ़नी थी बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। याद आया सब बच्चों को? दूसरी चीज पढ़नी थी एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्पेशल पॉइंट इन अ ट्रायंगल। तीसरी बात पढ़नी थी लोकस। चौथी बात इसके अंदर पढ़नी थी स्ट्रेट लाइन। पांचवी बात अपन पढ़ेंगे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। छठी बात पढ़ेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड होमोजेनाइजेशन। ठीक है, तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हटा दें। तो अब स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर अपन देखें तो स्ट्रेट लाइन के अंदर सिर्फ 3 चीजें जाननी थी। स्ट्रेट लाइन में पहली चीज क्या जाननी थी? कंसेप्ट ऑफ स्लोप, पढ़ लिया हमने। दूसरी चीज क्या जाननी थी? डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो भी पढ़ लिया हमने। उसके अंदर हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़ा, उसके अंदर हमने पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ा। और तीसरा और आखिरी चीज हमको जाननी थी रिजल्ट्स ऑन स्ट्रेट लाइन। रिजल्ट ऑन स्ट्रेट लाइन में सिर्फ 16 ही रिजल्ट हैं और ये आ गया आज आखिरी रिजल्ट। 2-3 क्वेश्चन करेंगे और शुरू करेंगे फैमिली ऑफ लाइंस, उसके बाद पेयर ऑफ लाइंस, चैप्टर खत्म, अगला चैप्टर सर्किल। अब सुने ध्यान से। रिजल्ट 16 बहुत काम का रिजल्ट है, लेकिन इस रिजल्ट को मैं क्वेश्चन के जरिए समझाऊंगा और सब बच्चे याद रखेंगे और कोई भी डाउट आए तो पूछना है। क्वेश्चन कहता है, एक क्वेश्चन के जरिए ही ये रिजल्ट एक्चुअली अच्छे से समझ में आता है। क्वेश्चन कहता है ए बी लाइन दे रखी है उसने x + y - 5 = 0। बी सी लाइन दे रखी है x + 7y - 7 = 0। और सी ए लाइन हमको दे रखी है 7x + y + 14 = 0। हाँ, और क्वेश्चन कहता है फाइंड इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंगल सी। अब मेरी बात सुनिए, जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको सुनेंगे सब बच्चे। ये ट्रायंगल है ए बी बी सी सी ए। इधर देखो, ये ट्रायंगल हमको दे रखा है ए बी सी। सुनना है ध्यान से। कोई भी 2 लाइन लोगे, जैसे ए बी और ए सी ले लो, कोई भी 2 लाइन ले लो ए बी और ए सी। सुनिए ध्यान से, कोई भी 2 लाइन ले लो ए बी और ए सी। तो अगर ए बी और ए सी 2 लाइनें ले ली तो लाइन तो पूरी ही है, लाइन तो पूरी है, वो हमने ट्रायंगल बनाया है। ऐसे अगर ए बी और बी सी ले लो तो लाइन तो पूरी ही है, वो तो हमने ट्रायंगल बनाया है। ए सी और बी सी तो लाइन तो पूरी ही है, वो तो हमने ट्रायंगल बनाया है। तो देखो, इन 2 लाइनों के भी 2 एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे। एक होगा
इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक होगा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। उसी प्रकार से इन दो लाइनों के भी दो एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे, एक होगा ट्रायंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक होगा ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। उसी प्रकार से इन दो लाइनों के बीच में भी दो एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे, एक होगा ट्रायंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक होगा ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। अब ध्यान से देखिए, इन दो लाइनों के भी दो एंगल बाइसेक्टर, इन दो लाइनों के भी दो एंगल बाइसेक्टर और इन दो लाइनों के भी दो एंगल बाइसेक्टर, कुल मिला के देखा जाए तो 6 एंगल बाइसेक्टर है। इन 6 एंगल बाइसेक्टर में 3 तो ट्रायंगल के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हैं और 3 ट्रायंगल के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हैं। अब मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे आप बड़े आराम से ट्रायंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर निकाल सकते हो। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से ट्रिक को। क्या करना है, सुनिए ध्यान से। मेथड सेट है, दिमाग का कनेक्शन कटवा दीजिए। सुनो, गेट स्लोप ऑफ लाइंस, तीनों लाइनों का स्लोप लिख लीजिए। इसका स्लोप, इसका स्लोप, इसका स्लोप। तो इसका स्लोप -1 है, इसका स्लोप -1/7 है और इसका स्लोप -7 है। सबसे पहले तीनों लाइनों का स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप निकालने के बाद डिनोट लार्जेस्ट स्लोप बाय m1 एंड स्मॉलेस्ट स्लोप बाय m3 एंड मिडिल वन बाय m2। सबसे बड़े स्लोप को m1 कह दो तो इन तीनों में यही सबसे बड़ा है m1, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि AB वाले को m1 कह दिया, नहीं। जो सबसे बड़ा स्लोप है वो m1 कहलाएगा, उससे छोटा स्लोप m2 कहलाएगा, उससे भी छोटा स्लोप m3 कहलाएगा। ये हो गया हमारे पास। डिनोट द लार्जेस्ट स्लोप बाय m1, स्मॉलेस्ट स्लोप बाय m3 एंड मिडिल स्लोप बाय m2। ये हमारे पास निकल के आ गया। अब सुनेंगे ध्यान से, ये आ गया। अब m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m2 - m3 अपॉन 1 प्लस m2 m3 और m3 - m1 अपॉन 1 प्लस m3 m। ये जो फॉर्मूले हैं, these formulas directly give tangent of internal angle of triangle। इनको बिना मॉड के यूज करना है। यूज एज इट इज विदाउट मॉड। एज इट इज यूज करना है, वो भी बिना मॉडुलस के यूज करना है। एज इट इज यूज करना है, वो भी बिना मॉडुलस के। आप सुनेंगे ध्यान से, यूज एज इट इज विदाउट मॉडुलस। अब बिल्कुल ध्यान सुनते हैं जो बात अब मैं आपसे कह रहा हूं। जैसे ही आप ये निकालते हैं तो आपको जादू से ऑटोमेटिकली ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का टेंजेंट मिल जाता है। अब सवाल उठता है, गुरुजी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का टेंजेंट मिल गया, उससे क्या होगा? सुनो, ध्यान सुनो। इफ tan is positive, then internal angle is acute. So acute angle bisector will be internal angle bisector. If tan is negative, then internal angle is obtuse, and obtuse angle bisector is internal angle bisector.
इस फॉर्मूले से केवल आपको यह पता लगता है कि इंटरनल एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज, क्योंकि इन दो लाइनों के बीच में दो दो एंगल बन रहे हैं, क्योंकि इन दो लाइनों के बीच में दो दो एंगल बन रहे हैं। इससे केवल यह पता लग जाएगा कि इंटरनल एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज। देखो मैं करता हूं, ए बी का स्लोप कितना है m2, तो ए बी का स्लोप हमारा m2 है, बी सी का स्लोप m1 है और सी ए का स्लोप m3 है। तो अब आइए सीधे फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। सीधे जब मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला, अब मैं लिखूंगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये m1 m2 के बीच में लाइन, तो ये हमको tan b देगा। अब m1 की वैल्यू रख दें, m1 कितना है -1/7, m2 कितना है -1, 1 प्लस -1/7 -1। क्लियरली देख सकते हैं कि ये रहा है, इज एक्यूट। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों लाइनों के बीच में जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है वह इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। यह जो मेथड है, यह मेथड केवल आपको यह बता देता है कि इंटरनल एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज। क्यों? क्योंकि हमको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालना आता है, क्योंकि हमको ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालना आता है। तो अगर कोई हमको बता दे कि इंटरनल एंगल एक्यूट है, तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। कोई हमको बता दे इंटरनल एंगल ऑब्ट्यूज है, तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये देखिए बी एक्यूट आ गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे m2 माइनस m3 1 प्लस m2 m3। m2 और m3 के बीच में कौन सा एंगल है? a, तो ये tan a के बराबर आ गया। अब m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m2 m3, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ए भी कैसा है? एक्यूट। ए भी कैसा है? एक्यूट। यानी जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा। अंत में m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m3 m1। ध्यान रखना, इनको बिना मॉडुलस के यूज करना है, पूरा समझा रहा हूं। तो ये m3 और m1 tan c देगा, तो m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस -7। ये तो नेगेटिव आ रहा है, वाह! इसका मतलब हो गया C इज ऑब्ट्यूज। इस टेक्नोलॉजी से, इस ट्रिक से, इस मेथड से, इस तरीके से हमें पता लग गया कि ये जो तीन लाइन मिलकर ट्रायंगल बनाती हैं उसके दो एंगल ए और बी एक्यूट हैं और एंगल सी ऑब्ट्यूज है। एक तो ये बात पता लग गई। दूसरी बात हमको ये पता लग गई कि ये वाला इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कैसे मिलेगा? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ये वाला इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कैसे मिलेगा? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और ये वाला इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कैसे मिलेगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। देखिए एक बार मैं पूरा मेथड दोहरा देता हूं, पूरा मेथड बोर्ड पर है। हम क्या कर रहे हैं, हमें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालना आता है। हमें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालना आता है। हमको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालना आता है, तो कोई खास बात नहीं है, अपने निकालना आता है। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालना आता है तो हम ये पता कर ले रहे हैं कि जो ट्रायंगल के इंटरनल एंगल हैं वो एक्यूट हैं कि ऑब्ट्यूज। उसके लिए ट्रिक बता दी गई है। इससे हमको पता लग जाएगा कि इंटरनल एंगल एक्यूट है कि इंटरनल एंगल ऑब्ट्यूज है। अब उसके बाद निकाल लीजिए एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। जैसे इन दोनों लाइनों के बीच में एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इन दो लाइनों के बीच में एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, लेकिन इन दो लाइनों के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। और एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल तो आपको निकालने आते हैं। कॉपी कर लीजिए। दो जबरदस्त सवाल लेने जा रहा हूं, दो जबरदस्त सवाल।
इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, स्मॉल ए होना चाहिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल जिसका एक वर्टेक्स गिवन है एंड लाइंस दिस एंड दिस। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, ये ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल अपन रखा है, कोई एक वर्टेक्स गिवन है 4,-1। देखो ये लाइन इस पॉइंट से पास नहीं होती और ये लाइन भी इस पॉइंट से पास नहीं होती, तो ये दो उसके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर दे रखे हैं। तो एक तो इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा, मान लो कोई भी लाइन ले लो, x-1 = 0, और एक इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा x-y -1 = 0। ये लीजिए, बात बन गई भाई साहब हमारे पास। क्वेश्चन कहता है एक ट्रायंगल है जिसमें एक वर्टेक्स गिवन है और इन दोनों एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर गिवन है। तो आपको इन तीनों साइड, ए बी साइड, बी सी साइड, सी ए साइड निकालनी है। चलो देखिए कैसे निकालते हैं। सुनो, ये जो लाइन है, सुनिए सुनिए सुनिए, ये एंगल बाइसेक्टर है, दोनों एंगल बराबर हैं। ये लाइन अगर इन दोनों की एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों ही लाइन एक दूसरे की मिरर इमेज है इसमें। यानी अगर कोई भी पॉइंट मैं लेता हूं तो उसका मिरर इमेज इस लाइन में इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा। ये मैंने पढ़ाया हुआ है ज्योमेट्रिकली, आपको पता है कि ये दोनों मिरर एंगल में, तो इस लाइन पर अगर किसी भी पॉइंट का मिरर इमेज लेंगे एंगल बाइसेक्टर में तो वो इस लाइन पर लाई करेगा। सिमिलरली उसी प्रकार से ये लाइन इन दोनों का फिर से एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। तो इस लाइन पर किसी भी पॉइंट की मिरर इमेज अगर इस लाइन लोगे तो इसी लाइन पर लाई करेगा। अब मेरा मेथड सेट है, मैं ए का मिरर इमेज इस लाइन में निकालूंगा, ए डैश मिल जाएगा। ए का मिरर इमेज इस लाइन में निकालूंगा, ए डबल डैश मिल जाएगा। ठीक है, तो बीसी लाइन पर दो पॉइंट पता कर नहीं रहा हूं क्योंकि आप कर लेंगे। पॉइंट पता, लाइन पता तो पॉइंट का मिरर इमेज पता, पॉइंट पता, लाइन पता तो पॉइंट का मिरर इमेज पता। तो मैं केवल बोलूंगा गेट ए डैश, गेट ए डबल डैश। ए डैश निकाल लीजिए, डबल डैश निकाल लीजिए। गेट इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए डैश एंड ए डबल डैश, दिस इज लाइन बी सी। ये लीजिए, ए डैश आपको पता लग गया, ए डबल डैश पता लग गया, इनको जोड़ने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लीजिए, बीसी लाइन मिल गई, बीसी लाइन मिल गई आपको। अब आप पॉइंट बी निकाल सकते हैं, कैसे? बीसी लाइन का x-1 = इंटरसेक्शन पॉइंट। गेट बी एज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बीसी विद x-1 = 0। उसके बाद गेट सी एज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बीसी विद x-1। अब आपको बीसी लाइन की इक्वेशन पता लग चुकी है, तो बीसी का इसके साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, बी आ जाएगा। बीसी का इसके साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, सी आ जाएगा। बी पता, सी पता, ए पता, तो ए बी लाइन की इक्वेशन, ए सी लाइन की इक्वेशन पता। बहुत सिंपल है, ज्योमेट्री क्लियर होनी चाहिए। ज्योमेट्री कॉपी कर लीजिए। एक बताऊं जिससे आपको ज्योमेट्री की थोड़ी इन डेप्थ मिले। क्वेश्चन कहता है फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। क्वेश्चन कहता है फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय कौन कौन मिलके बना रहे हैं? x + y + 1 = 0, कॉमा
x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, कॉमा 7x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, 7x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। इन सेंटर ही निकालेंगे। आइए, यहां पर देखने की बात है कि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, यह आप बहुत आराम से देख सकते हैं। अब सुनिए कैसे निकालेंगे इन सेंटर, आइए मैं आपको समझाता हूं। ये 3 लाइंस हैं, ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। इस लाइन को x प्लस वाई प्लस 1 कह देते हैं, इस लाइन को x माइनस वाई प्लस 3 कह देते हैं, इस लाइन को 7x माइनस वाई प्लस 3 कह देते हैं। इस पॉइंट को A कह देते हैं, इस पॉइंट को B कह देते हैं और इस पॉइंट को C कह देते हैं। अब A तो 90 डिग्री है, बोलो हां, A 90 डिग्री है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में तो कोई ऑब्ट्यूज एंगल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब चालाकी, वो जो हम इतना सारा लंबा चौड़ा प्रपंच किए थे ना, tan A निकालो, स्लोप निकालो, उनको जमाओ, m1 m2 m3 बोलो, कुछ नहीं करना। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल एक्यूट है और ये वाला एंगल भी एक्यूट है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल होता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग तो चालाक हैं, चालाकी से भरे हुए हैं। इन दोनों लाइनों के बीच का एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे, इन दोनों लाइनों के बीच का एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे। आइए एक्यूट एंगल बाइसेक्टर में निकाल के भी बताता हूं। आइए बी के लिए हम प्रोसीड करते हैं। बी कौन कौन सी लाइनें मिलकर बनाती हैं, बोर्ड पर देखेंगे। फॉर एंगल बी, एंगल बी कौन कौन सी लाइनों से बना है, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये लीजिए, दोनों का कॉन्स्टेंटम पहले ही पॉजिटिव है, इनफैक्ट तीनों लाइनों का ही कॉन्स्टेंटम पॉजिटिव है। तो मजे आ गए। कॉन्स्टेंटम पॉजिटिव होने के बाद a1 a2 प्लस b1 b2 चेक करिए, 7 माइनस 1 6। a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन बड़े एंगल ऑब्ट्यूज एंगल का साइन देता है, तो यानी अगर ये पॉजिटिव आया तो प्लस साइन लेने से ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा। लेकिन हमको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर चाहिए, तो हम बोलेंगे कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बिटवीन लाइन्स x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 7x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड इट इज, और वो क्या मिलेगा, माइनस साइन लेने से मिलेगा x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस टाइम्स 7x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल होने का फायदा क्या हुआ कि अब आपको अलग से प्रपंच लगाकर, अलग से खुपड़िया फोड़कर, अलग से माथे का पसीना बहाकर यह नहीं पता करना पड़ेगा कि बाकी दोनों एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है तो ये बाकी दोनों एंगल एक्यूट ही होंगे, ऑब्ट्यूज हो ही नहीं सकते। जैसे मैंने यहां पर इनका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकाला है, वैसे आपके लिए छोड़ रहा हूं, सारा मैं ही कर दूंगा तो आईआईटी मैं जाऊंगा, फिर आप कहां जाएंगे। और ऐसे ही एंगल सी की दोनों लाइन लिखेंगे और उसका भी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे। दोनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आ गए, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट, लाल कलम सिर्फ आपके बैच के लिए, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट दे देगा आपको इन सेंटर। कॉपी कर लीजिए। अब सुनेंगे सब बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान से। स्ट्रेट लाइन ओवर हो गई, अब दो चीजें बस बची हैं, फैमिली ऑफ लाइंस एंड पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइन के अंदर होमोजेनाइजेशन, वो अपन अभी पढ़ लेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में स्ट्रेट लाइन कम पढ़ना है, बाकी सब ज्यादा पढ़ना है। तो यहां पर आके हमने 4 चीजें बेहतरीन तरीके से निपटा ली। बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, वो हमने पूरा कर लिया। ट्रायंगल का एरिया और ट्रायंगल के अंदर स्पेशल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, वो हमने पूरा कर लिया। लोकस, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसको निकालना, वो हमने पूरा कर लिया।
स्ट्रेट लाइन और उसके 17 रिजल्ट, वो हमने पूरा कर लिया। और फिर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो तो करते रहेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज की, नेक्स्ट चैप्टर के बाद, फैमिली ऑफ लाइंस, रेखा का परिवार। अगर हिंदी में बोले तो इसको कहेंगे रेखा का परिवार, फैमिली ऑफ लाइन। इससे पहले फैमिली ऑफ लाइन समझें, थोड़ा समय पहले आपको किसी भी फैमिली ऑफ कर्व का क्या मतलब होता है। जैसे कोई बोले फैमिली ऑफ सर्किल, फैमिली ऑफ पैराबोला, फैमिली ऑफ हाइपरबोला, फैमिली ऑफ एलिप्स, फैमिली ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, किसी भी फैमिली का क्या मतलब होता है। जैसे अपना परिवार होता है तो परिवार में लोग बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपने इंडियन परिवारों में सबका सरनेम कॉमन होता है, अरविंद सिंह, नीरज सिंह, एकता सिंह। तो कॉमन चीज क्या है? सिंह, जिससे वो एक परिवार बनता है। तो फैमिली ऑफ कर्व का मतलब है अ ग्रुप ऑफ कर्व हैविंग सम कॉमन ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। तो फैमिली ऑफ कर्व का मतलब हो गया एक ग्रुप ऑफ कर्व, एक कलेक्शन ऑफ कर्व जिनमें सब में कोई ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी कॉमन हो। तो यही अगर मैं बात करूंगा फैमिली ऑफ लाइंस की, तो फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब हो जाएगा अ ग्रुप ऑफ लाइंस हैविंग सम कॉमन ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। अब ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, एनी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। जैसे मैं बोलूं लाइंस थ्रू 2,3, तो ये भी एक फैमिली है। ये पॉइंट है 2,3, 2,3 से कितने लाइनें निकलेंगी? इनफाइनाइट। और ये सारी लाइनें मिलकर एक फैमिली बनाती है, क्योंकि इन सब लाइनों में एक बात कॉमन है। क्या बात कॉमन है? सारी 2,3 से निकलती है। अगर मैं बोलूं लाइंस विद स्लोप 2, वो सारी लाइंस जिनका स्लोप 2 है, ये देखिए ऐसी करोड़ों लाइंस होंगी जिनका स्लोप 2 होगा। तो ये सब मिलके भी एक फैमिली बनाती हैं, ये भी फैमिली ऑफ लाइंस है। जैसे मैं बोलूं, अभी आप तो कहे 12th पास है इसलिए बात कर सकता हूं, लाइंस टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये सर्किल है और इसकी सारी टेंजेंटें मिलके भी एक फैमिली बनाती हैं, क्योंकि ये भी एक फैमिली है। क्यों फैमिली है? क्योंकि इनके बीच में एक बात कॉमन है। क्या बात कॉमन है? कि ये सारी की सारी लाइनें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 के टेंजेंट है। तो फैमिली ऑफ लाइंस का बेसिकली मतलब होगा अ ग्रुप ऑफ लाइंस, अ कलेक्शन ऑफ लाइंस और सेटिस्फाइंग अ कॉमन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। अब आ जाइए लाइंस की बात करें, लाइंस की फिलहाल बात करें तो हम इन दो फैमिलियों के बारे में आगे चर्चा करेंगे, इन दो फैमिलियों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। कॉपी करिए पहले आप सुनेंगे ध्यान से। यहां से मैं बात करने जा रहा हूं, तो इसकी बात करते थे, कोई विशेष बात नहीं है। अब यहां पर सब बच्चे ध्यान देंगे। जैसे मैं बोलूं, मैं लिखना चाहूं, अगर मैं लिखना चाहूं फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू x1 y1, तो फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू x1 y1 लिखी जा सकती है y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। m कहलाता है पैरामीटर, m कहलाता है पैरामीटर। m की अलग अलग वैल्यू लेते जाएंगे, इस फैमिली के अलग अलग लाइंस मिलती जाएंगी, लेकिन उन सारी अलग अलग लाइंस में एक बात कॉमन होगी कि वो सब के सब पास होंगी x1 y1 से। ऐसे ही आप लिख सकते हैं, मान लीजिए मैं बोलूं फैमिली ऑफ लाइंस विद स्लोप m, तो आप इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां c क्या हो गया? पैरामीटर। c की अलग अलग वैल्यू लेने पर आपको इस फैमिली के अलग अलग लाइंस की इक्वेशन मिलेगी, लेकिन सारी लाइंस का स्लोप कितना होगा? m। पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, यहां पर स्लोप पैरामीटर था, यहां कांस्टेंट टर्म पैरामीटर होगा।
और एक विशेष जिस पर ज्यादा पीएचडी करनी है, जिस पर ज्यादा रिसर्च करनी है, जिसका ज्यादा यूज आएगा, वो है इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 equal to 0 and L2 equal to 0 can be taken as L1 plus lambda L2 equal to 0. यहां लैम्डा क्या है? पैरामीटर। लैम्डा की अलग अलग वैल्यू लेने से, लैम्डा की अलग अलग वैल्यू लेने से आपको अलग अलग लाइनें मिलेंगी, और ये सारी अलग अलग लाइनें L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही होंगी। ये विशेष है, ये खास है, इस पर पीएचडी करेंगे अभी अपन। अगर एक लाइन की इक्वेशन है L1 इक्वल टू 0 और एक लाइन की इक्वेशन है L2 इक्वल टू 0, एक लाइन की इक्वेशन है L1 इक्वल टू 0 और एक लाइन की इक्वेशन है L2 इक्वल टू 0, तो L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0 के इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलने वाले किसी भी लाइन की इक्वेशन हम ले सकते हैं L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। फिर से दोहरा देता हूं, फिर से समझा देता हूं। अगर एक लाइन है L1 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है L2 इक्वल टू 0, तो L1 L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलने वाले किसी भी लाइन की इक्वेशन ली जा सकती है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। यहां पर मैं बच्चों को एक बात और बताता हूं कि फैमिली ऑफ लाइन पहले जब सब्जेक्टिव पेपर होता था तब ज्यादा काम का था। अब ये बकवास है, रियल में इसका कोई काम नहीं है। आप पूछोगे क्यों गुरुजी? मैं बताता हूं। पहले सब्जेक्टिव पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते थे जिसमें बोल देते थे विदाउट फाइंडिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड दिस, तो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकालना होता था। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि विदाउट फाइंडिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड दिस, बिना इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले ये निकाल। अब बिना इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले ये निकाल, तो उस केस में हमको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की आजादी नहीं होती थी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो हम फैमिली ऑफ लाइन का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब पेपर ऑब्जेक्टिव है, तो अब रियल में अगर मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, रैंक लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये वाला हिस्सा किसी काम का नहीं है। क्योंकि अगर आपको L1 L2 दो लाइनें गिवन है तो आप खट से उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए, तो फैमिली ऑफ लाइन का सच बहुत यूज नहीं रह जाएगा। लेकिन हम इसको समझेंगे अपने मेंटल डेवलपमेंट के लिए। और ये थर्ड पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलने वाले किसी भी लाइन की क्वेश्चन ली जा सकती है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। लैम्डा पैरामीटर है, लैम्डा की अलग अलग वैल्यू रखने पर आपको अलग अलग लाइनें मिलेंगी, लेकिन ये सारी अलग अलग लाइनें कहां से पास होंगी? L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से। कॉपी कर लीजिए।